के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती हैं, जो एक अवस्थाएं है बीजाणुद्भिद तथा युग्मित उत्परिवर्तन। याद रखिएगा, हम देखा जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक, और ये क्या होता है, ठीक। यहाँ पर ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अमलेश सर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपको जिस चीज़ का इंतजार था आज वो हम आपके सामने लेके आ चुके हैं, ठीक। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप पहले यहाँ पे आए हैं तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ जिसमें बेसिक चीज़ें ही बताई गई हैं। भाई अगर आपको ये चीज़ें पढ़ना है तो जनन जानना पड़ेगा। जनन क्या होता है, जनन से संबंधित चीज़ें क्या होती है, ये इसके पहले वाले लेक्चर में अपलोड कर दिया गया है। वे समझ कर ही यहाँ पर आए, ठीक। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता क्या? यदि आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, आपका फेस बोर्ड से होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिएगा अंत तक। उम्मीद मानिए आपको अच्छे मार्क्स दिला के रहेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे और लिखा है अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ पे अध्याय 2 लिख दिया गया है, चूंकि इससे पहला साल जो था यानी 2023 और इसके पिछले ही साल जो था ये चैप्टर 1 निकाल दिया गया था, जो कि एनसीईआरटी में देखा जाए तो जीवों में जनन चैप्टर होता है, वह निकाल के चैप्टर 2 से शुरुआत कर दिया गया। तो आप इसे चाहे तो चैप्टर 1 बना सकते हैं, यानी आपको यहीं से शुरुआत करना है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। भाई लैंगिक जनन होता क्या, ये चीजें बता दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन। आवृत्तबीजी क्या होता है और अनावृत्तबीजी क्या होता है? तो आवृत्तबीजी वह चीजें होती हैं जिसका अंडाशय पूरी तरीके से ढका हुआ होता है, बंद होता है, वह आवृत्तबीजी होती है। और जिसका अंडाशय यानी जो जिसका सिस्टम पूरी तरीके से खुला हुआ होता है वह अनावृत्तबीजी होता है। तो हम बात करने वाले हैं खासकर आवृत्तबीजी पौधों में ही। देखिए लिखा क्या है कि आवृत्तबीजी यानी आवृत्तबीजी पौधे अगर लिया जाए तो किस वर्ग का? तो एंजियोस्पर्म का, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म यानी पौधे के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं आती हैं, जो एक अवस्थाएं है बीजाणुद्भिद तथा युग्मित कोद्भिद होती हैं। याद रखिएगा, जो एंजियोस्पर्म वर्ग का पौधा होता है उसमें टोटल 2 अवस्थाएं आती हैं, एक बीजाणुद्भिद अवस्था और एक युग्म कोद्भिद। नाम थोड़ा आपको अजीब अजीब सुनने को मिलेगा भाई, जब आप बायो के छात्र हैं तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बड़े सपने देखते हैं तो आपको बड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इनमें से बीजाणुद्भिद अवस्था अधिक विकसित होती है, जबकि युग्म कोद्भिद अल्प विकसित होती है। युग्म कोद्भिद के प्रत्येक कोशिका में यन गुणसूत्र होता है, इसे अगुणित पीढ़ी भी कहते हैं। तो एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पूरे एंजियोस्पर्म के पौधों में देखा जाए तो 2 अवस्थाएं आती हैं। एक यहाँ पे आता है, ध्यान दीजिएगा, बीजाणुद्भिद, और एक आता है यहाँ पे देखिए युग्म कोद्भिद। क्या आता है? युग्म कोद्भिद। 2 अवस्थाएं आती हैं, ठीक। अब दोनों अवस्थाओं में से देखा जाएगा तो ये होता क्या है, ठीक, और ये क्या होता है, ठीक। यहाँ पर ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। देखिए साफ साफ क्या लिखा था ये कि बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, बीजाणुद्भिद की प्रत्येक कोशिका 2n गुणसूत्र होते हैं। एक लाइन थोड़ा छूट गया, देखिए यहाँ पे युग्म कोद्भिद होती है, इनमें से बीजाणुद्भिद अवस्था अधिक विकसित होती है। यानी ये वाला अवस्था जो होता है आप कहोगे कि अधिक विकसित होगा। परिपक्वता के मामले में बात करें तो बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, अधिक से अधिक होता रहेगा। जबकि उसकी बात करेंगे तो ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है अल्प विकसित होगा, ये कम विकसित होगा, ठीक है ना। यही लिखा है कि जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है उसे हम अधिक विकसित वाले को दिखाते हैं, और जो युग्म कोद्भिद बोला जाता है इसका मतलब होता है अल्प विकसित। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों वर्ड आपको समझ में आया होगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि बीजाणुद्भिद की प्रत्येक कोशिका 2n गुणसूत्र होते हैं। देखिए इसकी जितनी भी कोशिकाएं मिलेंगी, बीजाणुद्भिद की जितनी भी कोशिकाएं मिलेंगी हमेशा द्विगुणित ही रहेंगी, अर्थात क्या रहेगा, 2n गुणसूत्र ही रहेगा जितनी भी कोशिका आपकी बनती रहे, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा, इस कारण इसे द्विगुणित पीढ़ी भी कहते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर केवल n बनता है उसे अगुणित कहा जाता है, और जहाँ पर 2n बनता है उसे द्विगुणित कहा जाता है।
आगे युग्म कोद्भिद की प्रत्येक कोशिका में यन गुणसूत्र होता है। इसमें जो होगा केवल क्या होगा, यन गुणसूत्र होगा। इसे अगुणित पीढ़ी भी कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। देखिए ये 3 लाइनों में केवल आप एक चार्ट ऐसे बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए एक बार फिर बताता हूँ क्या कह रहा है। तो कह रहा था कि आवृत्तबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म में अगर देखा जाए तो 2 अवस्थाएं आती है, एक बीजाणुद्भिद अवस्था और एक युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद अवस्था वह कहलाती है जिसमें अधिक से अधिक विकसित हो सके। ठीक, और इसकी कोशिकाएं जो होती है 2n गुणसूत्र होते हैं। ठीक, युग्मकोद्भिद जो होती है कम विकसित होते हैं, इसकी कोशिकाएं जो होती है n गुणसूत्र होता है। इसे अगुणित पीढ़ी भी कहा जाता है। बस आप इतना बोल देंगे काम चल जाएगा। ठीक, देखिए आपके लिए हमने उतना ही लिखा है जितना आपके लिए जरूरी हो, ना ज़्यादा लिखे और ना कम लिखे। बोर्ड के लिए आपको जितना जरूरी है उतना ही लिख दिए, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इतना ही सारे क्या करिए, यहाँ से नोट करिए और नोट करके लिख के अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे इसके बाद आगे लिखा है पुष्पों की संरचना। हम यहाँ पे पुष्प बनाना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए साथ साथ में बनाते रहिए। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा लाल रेड कलर की हो गई है, इसे हटा देते हैं हम। ठीक, ये हो गया। ये देखिए आपका मान लीजिए कि एक पुष्प है। ठीक, जिसमें से आप देखिए इसको बोला जाता है बाह्यदल। ठीक, इसको आप क्या बोलोगे, बाह्यदल पुंज बोलोगे। ठीक, देखिए पुंज तो वह होता है जो क्या बोलते हैं, जितने भी बाह्यदल होते हैं सबको एक साथ रखा जाता है तब पुंज बोला जाता है, लेकिन केवल एक इकाई को बाह्यदल कहोगे। ठीक, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका अंडाशय। आप इसे याद रखोगे, अंडाशय। ठीक, अंडाशय में पाया जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से रहता है इसमें, इसे बोला जाता है बीजांड। जो हमने पहले वीडियो में ही इसको बता दिया था। ठीक, आप ध्यान दोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो चीजें दिखाई दे रही हैं इसे कहा जाता है वर्तिका। ठीक, और ये जो सबसे फाइनल ऊपर वाली चीजें होती है इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। ठीक, यानी ये सारी चीजें जो अंडाशय हो गया, बीजांड हो गया, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गए, ये सब एक फीमेल वाला पार्ट है, स्त्री केसर है। ठीक, लेकिन यदि आप इनकी सारी बंच को मिला दो, गुच्छाओं को मिला दो तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जायांग बोला जाता है। ठीक, इसे आप जायांग कहोगे। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल हम नर वाले भाग में देखेंगे, इसे कहा जाता है तंतु। ठीक, इसे बोला जाता है परागकोश। ध्यान दीजिएगा ये सारी बातें। ठीक, परागकोश में पाया जाता है परागकण, ये भी ध्यान दीजिएगा। परागकण हमने लिखा है, अगर न दिखाई दे तो बोल रहा हूँ लिख लीजिए, परागकण होता है। ठीक, यदि इन सबकी गुच्छाओं की आप बात करो, सबको एक साथ मिला दो तो बोला जाता है इसे पुमंग। क्या कहोगे आप, इसे आप कहोगे पुमंग। ठीक है ना, इसे बोला जाता है पुमंग। अभी ये पुष्प आप इसे थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, हमने जल्दबाजी में इसे बनाया। ठीक, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें से जो जयांग होता है, ठीक है ना, स्त्री केसर होता है, जो पुमंग होता है ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, नर भाग बोलते हैं। ठीक है ना, पुंग केसर बोलते हैं। तो ये नर भाग हो गया और ये मादा भाग हो गई। तो नर एवं मादा भाग यानी जयांग और पुमंग। ठीक है ना, पुमंग को जयांग को इंग्लिश में गाइनोसियम बोलते हैं और पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक, ये दोनों प्राथमिक जनन अंग अथवा बोल सकते हो कि मुख्य जनन अंग होते हैं, और बाकी जो आपका बाह्यदल होता है और इसमें इसे जैसे पंखुड़ी बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हो दल, या फिर कहो आप पंखुड़ी। ठीक है ना,
दल कहो या फिर पंखुड़ी कहो, ये और ये दोनों मिलके सहायक जनन अंग बनाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर दल भी न रहे, पंखुड़ी न रहे, तो कभी भी जनन इनका होना थोड़ा मुश्किल होगा, कभी नहीं बोल सकते हैं जनन इनका होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो पंखुड़ी होती है ये आकर्षण करने का ही काम करती है, कोई कीट या पक्षी देख के इसी को ही आता है और परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में मदद करता है। आप गाना सुने होंगे, कहावत भी सुने होंगे, भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गए राजकुमार। यानी भौरे जो होते हैं, सारे प्रकार के कीट जो होते हैं फूल खिलाने में मदद करते हैं, ठीक। चलिए, आप पुष्पों की संरचना में आप पुष्पों के अपने फेयर कॉपी में बनाइएगा। और आगे देखते हैं, नोट में एक चीज बोला गया है, एक बातें बोली गई है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। पूछा गया प्रश्न है, नीट में पूछा गया प्रश्न है कि पुष्पों की खेती को क्या बोला जाता है। नीट में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। फिर पुष्पों की खेती को क्या कहा जाता है, तो पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहां से आपको 1 हाथ 2 नंबर मिलेंगे अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। आप इसे नोट डाल के लिखिएगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि पुष्पों को निम्नलिखित 2 मुख्यतः भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में हमने जो अभी बताया कि जो जयांग होगा और जो पुंगंग होगी, एक नर भाग होगा और एक मादा भाग होगी। तो देखिए, सहायक जनन अंग, ठीक, और प्राथमिक जनन अंग। चलिए, सहायक जनन अंग का मतलब वो कि जो जनन करने में केवल मदद करेंगे, तो एक दल या पंखुड़ी और एक बाह्य दल। तो देखिए, सहायक जनन अंग में एक बाह्य दल पुंज और एक दल पुंज होगा। लेकिन प्राथमिक जनन अंग उसे कहा जाता है जो मुख्य जनन अंग हो, जो जनन करने में क्या ले, भाग ले। तो एक जयांग हो गया और पुंगंग हो गया, तो वही लिखा गया है पुंगंग और जयांग। तो आप इसे यहाँ से और क्या करिए, नोट कीजिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, ठीक। देखिए, दूसरा चीज क्या कह रहा है, पुष्पों के विभिन्न भाग। अभी अभी हमने जो पुष्प को बनाया था उसी के बारे में कहेगा, ठीक। चलिए, देर ना करते हुए देखा जाए। लिखा है, पुष्प के विभिन्न भाग में सबसे पहला पुष्प वृंत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पेडिकल, ठीक। होता क्या है, तो यानी पुष्प जिस डंठल से, तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। यानी आगे बैक आना चाहते हैं कि ये चीजें जो दिखाई दे रही है ये, ठीक है ना, यही होता है पुष्प वृंत, पुष्प वृंत। क्योंकि यही चीजें तने या शाखा से जुड़ी रहती है और यही हम लोग ऐसे खिट दे करके इसे तोड़ देते हैं, ठीक। तो पुष्प वृंत जो डंठल तने या शाखा से जुड़ा होगा वही पुष्प वृंत कहलाएगा। दूसरा देखिए क्या लिखा है, पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, तो पुष्प वृंत का अग्रस्त भाग पुष्पासन है, इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। एक बार फिर बैक आइए फूलों में, जरा देखिए यहाँ पर, ये तो हो गया पुष्प वृंत। कह रहा है कि जस्ट इसके आगे आइए, यही वाला भाग जो होगा, देखिए ये वाला भाग यानी अंडाशय के निचले भाग को, अंडाशय के निचले भाग को क्या बोला जाता है, पुष्पासन बोला जाता है। अब क्या रखोगे, पुष्पासन, ठीक है ना। तो वही बात है, कहा है पुष्प वृंत का ग्रस्त भाग जो डंठल वाला भाग था उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, वही क्या आ जाएगा, पुष्पासन। और यहीं पर अन्य भाग फूलों के लगे होते हैं। दूसरी बात, बादल पुंज, ठीक। कह रहा है कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह कलिका में जननांगों की सुरक्षा करता है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य दल पुंज का काम क्या होता है, तो बाह्य दल पुंज जब फूल कलिका अवस्था में होता है तो फूलों की सुरक्षा करता है। याद रखिएगा, ये फैमिली की तरह उन्हें जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक। तो बादल पुंज, चलिए आपको फिगर में दिखा देते हैं। ये जो फूल था, देखिए ये सारी चीजें, ये जबकि यहाँ पर तो हमने केवल 2 ही दिखाया है, जबकि ये पूरे पुष्प में सबसे बाहरी चक्र यही होता है। पहला चक्र ऐसे करके इसके अंदर ही अंडाशय पाया जाता है, यानी सारी चीज़ों को यही क्या करता है, समेट के रखने का काम करता है। तो बाह्य दल का काम समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको, ठीक। देखिए लिखा भी था कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र था, इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। मतलब ये कि ये जुड़े हुए तो कई रहते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, लेकिन सिर्फ एक को
जब बात करेंगे आप तो उसे बाह्यदल कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दल पुंज देखते हैं। ठीक, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में कोरोला और इसे कैलिक्स कहा जाता था। चलिए दल पुंज को देखते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है तथा दल पुंज के भीतर की तरफ होता है। यह प्रायः रंगीन तथा सुंदर होता है। इसका मुख्य कार्य परागकणों के लिए कीटों को आकर्षित करना है। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पुष्पों का जो ये भाग होता है, एक बार बैक आना चाहते हैं। ये देखिए, हमने तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी पुष्पों में गुड़हल में देखा जाए तो 5 होता है और वही क्या होता है, वही दल होता है। ठीक है, काम क्या करता है तो आकर्षित करने का काम करता है। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो कि इस लिखा गया है कि पुष्प का दूसरा बाहरी चक्र होता है। ठीक, और ये प्राय रंगीन होता है। अलग अलग पुष्पों में अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं ताकि हर एक जीव कलर को देख के, ठीक है, उसके पास आकर्षित होके आए और उनका जनन आगे बढ़ाए। ठीक, कह रहा है कि ये प्राय रंगीन होते हैं, ठीक, और सुंदर भी होते हैं। इनका मुख्य कार्य परागकणों के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं। यदि सारी गुच्छाएं एक साथ मिली हुई हैं, गुड़हल में 5 होते हैं, पांचों एक साथ मिली हुई होती है, तो उसे आप क्या कहते हो, दल पुंज कहते हो। लेकिन जब सिर्फ इसकी एक इकाई आएगी तो एक इकाई को ही कहोगे दल, यानी आप उसका एक पंखुड़ी तोड़ दो, वही कहलाएगी दल। ठीक, चलिए आगे परिदल पुंज। अब परिदल पुंज क्या होता है तो चलिए देखें। जिन पुष्पों में बाह्य दल पुंज व दल पुंज में अंतर अस्पष्ट होता। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये थोड़ा आपको पढ़ने को कम मिलेगा। ठीक है, कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता, तो हम आपको बता पा रहे हैं कि परिदल पुंज क्या होता है कि जिन पुष्पों में दल पुंज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दल पुंज क्या लिखा है, दल पुंज व बाह्य दल पुंज में अंतर अस्पष्ट हो। यानी एक बार फिर आइए अपने बैक फुल पे, यानी ये जो ये क्या बोलते हैं, दल है और ये क्या है, बाह्य दल है। इन दोनों में अंतर दिखाई न दे। ऐसा ना हो कि दोनों अलग अलग हो, दोनों हो सकता है एक में सटे हुए हो। तो जब दोनों एक में सटे हुए रहते हैं तभी कहा जाता है परिदल पुंज। ठीक, यही बातें कहना चाहता है। एक बार फिर इन लाइनों को पढ़िए कि जिन पुष्पों में बाह्य दल हो गया, बाह्य दल पुंज व दल पुंज में अंतर अस्पष्ट हो, यानी अलग अलग न हो, उसे परिदल पुंज कहते हैं। यदि इसकी एक इकाई को ले लेंगे तो इसकी इकाई को हम क्या कहेंगे, परिदल कहेंगे। और सबको एक साथ बोलना हो तो परिदल पुंज कहेंगे। याद रखिएगा, इकाई का मतलब जिसे सिर्फ एक लिया जाए, ठीक, उसे आप क्या कह दोगे, दल कह दोगे या फिर परिदल कह दोगे। लेकिन जब सबको एक साथ लोगे तो पुंज लगाना आपके लिए जरूरी है। ठीक, आइए अब अपने प्राथमिक जनन अंग जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जरूरी है। प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, लिखा है कि नर जनन अंग या पुंगंग, यानी इसी पुष्प में नर भाग भी है और मादा भाग भी है। ये पूरा का पूरा मादा है और ये पूरा का पूरा जो है नर भाग है। ठीक, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि नर जननांगों को पुंगंग कहते हैं, जो अभी आपको बता दिए थे। यह एक या एक से अधिक पुंगंग होते हैं। यह एक या एक से अधिक पुंगंग केसरों से मिलकर बने होते हैं। याद रखिएगा, अधिक पुंग केसरों से मिलकर बने होते हैं। और आगे क्या करा है, साधारणतः प्रत्येक पुंग केसर में 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है पूतंतु, दूसरा भाग होता है पराग कोश और तीसरा योजी। ठीक है ना, 3 भाग होते हैं। आपको ये पूतंतु जो ये वाला भाग होता है, देखिए पूतंतु आपका यहाँ से लेके, चलिए इसको जरा रेड कलर से दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है तंतु होता है। उसके बाद ये परागकोश होता है। परागकोश में जो चीज़ें होती हैं आपस में जोड़ रखने का काम करते हैं, उन्हें योजी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। परागकोश पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 भाग है। ठीक है ना, अब परागकोश जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि उसी परागकण में सारे पराग कण मौजूद रहते हैं। परागकोश महत्वपूर्ण भाग होता है, उसी में परागकण मौजूद होते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, जो योजी द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। जो उसमें तीसरा पार्ट था योजी, उसी के द्वारा आपस में जुड़ी थी। और प्रत्येक पाली में 2 परागकोश होते हैं। ये अंकुरण करके नर युग्म को उद्भिद बनाते हैं। कह रहा है कि पराग कोश में 2 पालियां होती हैं
हम आपको कल फिगर बताएंगे, फिगर आज तो नहीं बता पाएंगे, कल बताएंगे। चलिए एक खाली स्लाइड ले लेते हैं आपके लिए, आप देखिएगा कभी तो कुछ ऐसे ही करके रहता है, ठीक है ना। ये पराग कोश की संरचना होती है, इसमें टोटल 2 पालियां होती है, पाली 1 और पाली 2, लेकिन इसमें जो होता है 4 कोष होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। याद रखिएगा पराग कोश की 2 पालियां लेकिन कोष्ठ होते हैं 4, ठीक। वही बातें बोल रहा था, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा था परागकोश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 भाग है, एक योजित द्वार द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है और प्रत्येक पाली में 2 पराग कोष होते हैं, ये अंकुरण कर नर युग्म को उद्भिद बनाते हैं। प्रत्येक पाली में जाहिर सी बात है 2 पराग कोष होते हैं, ठीक। और ऐसा आप कहिए कि पराग कोष में 2 पालियां होती हैं, ठीक। और 2 पाली में 4 कोष्ठक, सब में क्या पाए जाएंगे, परागकण पाए जाएंगे। वही आगे चल के अंकुरण होंगे, परागकण जो उसमें पाया गया वही आगे चल के अंकुरण करेंगे और अंकुरण करके क्या बनाएंगे, नर युग्म को उद्भिद बनाते हैं। एक बार फिर हमारी बातों की ध्यान दीजिएगा, आपकी सही तरीके से याद करिएगा कि जो नर भाग होता है उसे पुमंग कहा जाता है। दूसरी बात, ये एक अधिक भाग होते हैं, आप कह दोगे कि 3 भाग होते हैं, एक पुतंतु होता है, एक पराग कोश होता है और एक योजी होता है। पुतंतु ये जो लंबा भाग होता है वह होता है, और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है यानी जो सिरे वाला भाग होता है वह पराग कोश होता है। पराग कोश में 2 पाली होती है, 2 पाली में 4 कोष्ठक होते हैं, चारों कोष्ठक में परागकण पाए जाते हैं और वही अंकुरण करके नर युग्म को उद्भिद बनाते हैं, ठीक, जो ये लिखा था। चलिए केवल एक बचा है, नर जनन अंग हो चुका और मादा जनन अंग बचा हुआ है, वह भी देख लेते हैं। जायांग, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है गाइनोसियम। क्या कह रहा है, यह पुष्प का सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है, ठीक है। ये पुष्प का सबसे सुरक्षित भाग है। सुरक्षित का मतलब ये कि जब बाहर से 4 लोग घेरे हुए हैं तो भाई जब ये अंदर पाई गई है तो सुरक्षित तो होगी ही, क्योंकि बाह्य दल पुंज ने चारों तरफ से एक गार्ड का काम किया है। आपने चौकीदार को देखा होगा, बाहर लाठी भंडा लेके खड़े रहते हैं, वही काम यहाँ पर ये भी काम किया है, घेरा बनाए रखने का काम किया था और इनकी सुरक्षा करेगा। तो पुष्प का सबसे सुरक्षित भीतरी भाग होता है। इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। हमने कहा था इसकी इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है, लेकिन सबको एक साथ मिला दोगे तब आप कहोगे जायांग या अंडप कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। हमने बताया था पुष्प का मादा जननांग होता है। प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंडप 3 भागों से, अब किससे मिलके, तो एक होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है वर्तिकाग्र। याद रखिएगा ये सब मिलकर स्त्री केसर, ठीक, यानी इसकी इकाई मिलकर स्त्री केसर और सबको एक साथ मिला दोगे तो बन जाएगा जायांग, ठीक। इसका निचला भाग देखिए लिखा है कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। निचला भाग अंडाशय होता है। आपने जो ये भाग देखा था ये निचला भाग था, ठीक, और उसके बाद ये दूसरा वाला भाग था ऊपर, उसके बाद ये तीसरा, यानी ये अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, यही सारी चीज़ें थी जिसमें बीजांड होते हैं। अंडाशय में क्या होता है आपको पता ही होगा, बीजांड होते हैं, अंडाशय से जुड़ी पतली नुमा संरचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको थोड़ा पतला करोगे, ठीक, इसके अंत में वर्तिकाग्र होता है, इसके अंत में वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र का कार्य पराग कणों को ग्रहण करना होता है, यानी जो मादा का सबसे अंतिम वाला भाग है यही वर्तिकाग्र है, ये पराग कणों को ग्रहण करने का काम करती है। यदि पराग कणों को ग्रहण नहीं करेगी तो इसका रिप्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब कुछ आधा अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए परागकण का आना और वर्तिकाग्र पर टिकना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर कॉपी पर लिखिए। पिछला वाला भी जो था इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने फेयर कॉपी पर लिखिए, लिख के तैयार कीजिए, ठीक। आगे का जो टॉपिक होगा मिलेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक। आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि सबको इसकी ज़रूरत है जो क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं,
ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को एक थंब भी लगा दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।